एक वक्त था जब मुंबई के पश्चिमी इलाकों में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की होड़ बिल्डरों में लगी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। नए मास्टर प्लान के बाद ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट या ईएमडी अब शहरीकरण का नया केंद्र बनता जा रहा है। क्या ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाकई में किफायती दामों में रहने या निवेश के लिए घर ढूंढ रहे खरीदारों के लिए सही विकल्प है या नहीं? आशीष भाटिया ने वहां जाकर इसका जायजा लिया। 2008 की मंदी से पहले मुंबई के बिल्डर ऊंची आमदनी वाले खरीदारों के पीछे भागते थे, जो शहर के आलीशान पश्चिमी इलाके में रहना पसंद करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ डेवलपर्स ने अपनी रणनीति बदली है और अब उन्हें कम या मंझौली आमदनी वालों के लिए ज्यादा घर बेचने में बेहतर मुनाफा दिख रहा है और सस्ते घरों के ये प्रोजेक्ट्स शहर के बाहरी और दूर दराज के इलाकों में बन रहे हैं। माइग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम मुंबई मेन। बाहरी इलाकों में ये फैलाव मुंबई का दायरा बढ़ा रहा है। मुंबई से उद्योग पूर्वी मुंबई जाएगा तो मुंबई का बहुत सा इलाका खुल जाएगा। Which will be giving starved land to the Mumbai itself. पूर्वी मुंबई में घर खरीदना पैसे के हिसाब से भी समझदारी का फैसला लगता है। शहर के पश्चिम के प्रॉपर्टी बाजार में तो निवेशकों का बोलबाला है। नतीजन यहाँ के घर आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। इन इलाकों में दबाव कम हुआ तो सरकार की भी सरदर्दी कम होगी और इसलिए वो चाहती है कि बिल्डर पूर्वी मुंबई जिले में प्रोजेक्ट्स बनाएं। फिर हैरानी नहीं कि ईस्टर्न मुंबई डिस्ट्रिक्ट का आजकल मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में बोलबाला है। पूर्वी मुंबई जिले की किफायती बाजार को देखकर पता चलता है कि यहाँ के विकास के कारण अभी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे हैं। नेरल में 2011 की पहली तिमाही में कीमत 2300 प्रति वर्ग फुट थी, जो 2013 की चौथी तिमाही में 39% बढ़ गई। करजत में 2011 की पहली तिमाही में दाम 3000 प्रति वर्ग फुट से भी कम थे और अब उनमें 26% का उछाल आ चुका है। खोपोली बेल्ट तो इस मामले में सबसे आगे रही है। यहाँ साल दर साल दामों में 47% का इजाफा हुआ है। हाल की एक वित्तीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेजी का दौर अभी बस शुरू ही हुआ है। नवी मुंबई और पनवेल में रुझान को देखकर अंदाजा है कि अभी दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे और 2017 तक 6000 रुपए प्रति वर्ग फुट, 2020 तक 8000 रुपए प्रति वर्ग फुट, 2025 तक 15000 रुपए प्रति वर्ग फुट और 2030 तक 30000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो जाएंगे, यानी 16 साल में 900% की बढ़त। ये पूरा इलाका सिर्फ रियल एस्टेट के नजरिए से ही नहीं बल्कि देश और महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के नजरिए से भी अहम है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बस परिवहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से भी बहुत अहम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर द लॉजिस्टिक्स व्हिच इज अ वेरी ह्यूज ग्रोथ। मुंबई के पूर्वी इलाकों में बिल्डरों के जाने की एक वजह ये भी है कि कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब उस इलाके तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं रहा। मसलन दक्षिण मुंबई और चेंबूर के बीच 4-वे एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे है। इसके अलावा मुंबई को पुणे एक्सप्रेस से जोड़ने वाला 8 लेन का फ्रीवे बन रहा है। कल्याण मुरबाद कशाले रोड बन जाने के बाद कल्याण और करजात के बीच आने जाने में समय की काफी बचत होगी। कीमतों में इजाफे की एक वजह ये भी है। यही नहीं, यहाँ नाहवा सेवा JNPT पोर्ट से सियूरी तक 8 लेन का ट्रांसपोर्ट हार्बर लिंक भी बन रहा है। हालांकि विकास हो रहा है, लेकिन इस इलाके में निवेश के रास्ते में एक अड़चन इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगने वाला समय है। इसीलिए जानकार यहाँ पैसा लगाने से पहले एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ से फायदा तो मिलेगा, लेकिन वक्त लग सकता है। मुंबई से आशीष भाटिया की रिपोर्ट। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्री शुभांकर मित्रा हैं, हेड स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग वेस्ट JLL इंडिया, और श्री रोहित पोद्दार MD पोद्दार डेवलपर्स। सबसे पहले मिस्टर मित्रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, बताइए जो ये ईस्टर्न मुंबई का जो इलाका है जो तेज़ी पकड़ रहा है, कितना पोटेंशियल मानते हैं आप इस इलाके में अप्रिसिएशन के मसले से भी, और जो मुंबई का जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है इस समय, वहाँ जगह की कमी है, क्या उस जगह की कमी को कुछ हद तक ये जगह पूरी कर पाएगी? जी, ये सारी जो जगह है इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज आज की तारीख में ये है कि इनका बेस अभी काफ़ी कम है। जैसा कि आपने दिखाया अपने शो में कि 2500 से 3000 के रेट है मोस्ट ऑफ दिस एरियाज़ में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अभी काफ़ी एरिया जो है जो डेवलप होना है और उसका पोटेंशियल भी है, लैंड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब तरीके से अगर देखा जाए या सोचा जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट का काफ़ी पोटेंशियल तो ज़रूर है।
प्रकाश साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इलाका है, जगह तो है यहाँ पर और साथ में कीमतें भी कम हैं, लेकिन बिल्डर ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो। अभी तक जो कनेक्टिविटी है उसमें से कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ फाइलों में ही दबे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में आगे जाके कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर होगा ये इलाका? जी, अफोर्डेबल हाउसिंग में प्राइमरीली मुंबई में जो लोग घर देखते हैं वो ट्रेन कनेक्टिविटी के हिसाब से जाते हैं, और एक्चुअली ये पूरे इलाका में ऑलरेडी ट्रेन कनेक्टिविटी है और कनेक्टिविटी बढ़ते जा रही है ऑन अ डेली बेसिस। तो मेरे हिसाब से तो प्राइमरी सेंट्रल लाइन में आप देखेंगे तो करीब 35 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, एंड द ट्रेन लाइन एंड्स इन खपोली, ये इलाका के थ्रू। रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। कल्याण करजत 4 लेन हाईवे बन रही है और उसकी कंप्लीशन डेट 2014 की मॉनसून के बाद होने वाली है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय ज़रूरी चीज़ क्या है डेवलपर को लिए कि वो जो भी कमिटमेंट करें कस्टमर को उसको फुलफ़िल करें। हम लोग करजत में काम कर रहे हैं 2010 से, और एक बड़ी टाउनशिप जो हमारी है समृद्धि पोदार की कॉम्प्लेक्स, वो ही आई है 4 साल में, करीब 2500 फ्लैट। जो बाकी के वहाँ प्रोजेक्ट थे तानाजी मानसोले सिटी के हिसाब से एक दो और अनफॉर्चुनेटली वहाँ डिलीवरी नहीं हुई है, और इसके कारण इलाके का नाम ख़राब हो रहा है। तो पोटेंशियल तो है ही, लोग आए भी रहे रहने के लिए, पर जो बाकी के प्रोजेक्ट आने चल रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट दे शुड डिलीवर द प्रोजेक्ट्स। जी मिस्टर पोदार, यहाँ पर एक और अहम मसला है जो कि सारा मुंबई जिससे जूझता है वो है, और डेवलपर खासकर कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसके लिए मल्टीपल लेवल्स पे उनको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, और जो एक सिविक एजेंसीज का जो मसला है, जो अप्रूवल्स की जो भरमार होती है और उसके बाद काफ़ी सारी सिविक एजेंसी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी डेवलप हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि यदि ऐसा हाल यहाँ भी हुआ तो हो सकता है आगे जाके इससे भी इस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, मेरे हिसाब से हर डेवलपर बोलेंगे कि उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। हमारा जो व्यू है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन और टाउन प्लानिंग अप्रूवल फास्ट आती है, पर फाइल अटकता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में। तो हम लोग ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस किए हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू और यहाँ के मंत्रालय में कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्पेसिफिकली सिंगल विंडो क्लियरेंस लाइए, और ये एक सिंगल स्टेप बहुत सारा मसले को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग डेवलपर्स टू कम एंड एंटर दिस सेगमेंट। तो 1 से 1.5 साल जा रहा है आज के दिन में अप्रूवल्स आने के लिए, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल अप्रूवल्स। जी मित्रा साहब, यहाँ पे मैं एक बार फिर से कनेक्टिविटी के इशू को लाना चाहूँगी। ये बात तो सही है कि ट्रेन की कनेक्टिविटी मुंबई जैसी जगह के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। इस मामले में करजत शायद एक ऐसा इलाका बन के निकला है जो इस पूरे जो एरिया है उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो करजत की कनेक्टिविटी कितनी अहम है और किस तरह से ये आगे बढ़ाएगा इस पूरे इलाके को? देखिए, करजत एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि जो 2 एस्टेब्लिश्ड नोड है आज के तारीख में मुंबई में, पनवेल और कल्याण, ये दोनों से ही कनेक्टेड है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो आज की तारीख में ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ है वो काफ़ी कम है, जो बढ़नी चाहिए। और ये रूट में ट्रेन लाइंस तो है, बट करजत पनवेल नज़दीक होने के बावजूद उसके बीच में कोई ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। इवन करजत और कल्याण के बीच में या करजत और थाने के बीच में भी ट्रेन के फ्रीक्वेंसीज़ काफ़ी कम है। तो ये जो सारे चीज़ है ये कस्टमर को इफ़ेक्ट करता है। आज के तारीख में अगर कोई डिसीजन लेना है होम बाइंग का तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी में ये सारा चीज़ भी मैटर करता है। मिस्टर पोदार, DMIC कितने हद तक इस जगह को कारगर बना सकता है? DMIC अपने आप में सबसे बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि इस ईस्टर्न मुंबई जिस एरिया की हम बात करें उसकी कामयाबी में काफ़ी हद तक कितनी तेजी से DMIC का काम होता है वो बहुत निर्भर करता है। आप बताइए, कितनी उम्मीदें हैं आपको इससे? सर, मेरे हिसाब से तो DMIC काफ़ी दूर की बात है करजत एरिया के लिए। यहाँ के जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर आ रहे रहने के लिए वो बम्बई
में अनअफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आ रहे हैं और DMIC मेरे हिसाब से उनके मन में है ही नहीं। उनका प्राइमरी इशू क्या है, यहाँ सोशल यानी स्कूल हैं क्या, अस्पताल है क्या, ट्रेन कनेक्टिविटी है क्या, ब्रांडेड डेवलपर है क्या, हमारे जैसे जो उनकी उम्मीद को कंप्लीट करेंगे। उनका रिक्वायरमेंट काफ़ी बेसिक है। तो DMIC के हिसाब से, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो उनको आप पूछेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, नवी मुंबई एयरपोर्ट डिले, JNPT नवा शेवा सीवरी लिंक डिले, तो ये सब चीज़ों में आप उनको बताएंगे कि आप कॉन्फिडेंस से आप बताइए कि आप DMIC के कारण कर्जा जाने वाले हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको ना ही का आंसर मिलेगा। जी, जो आम आदमी खरीदने जाता है शायद वो अपनी सहूलियत को ज़्यादा देखता है और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से कम ही देखता है। लेकिन मित्रा साहब, जो इलाका है उसकी जिस तरह की प्राइसिंग की प्रोजेक्शंस हो रही हैं वो एकदम मतलब बौखला देने वाली और एकदम हैरान करने वाली हैं। तो क्या वाकई में यहाँ जो जिस तरह का अगर कोई आज आके पैसा लगाता है तो प्राइस इतना बढ़ जाएगी कुछ सालों बाद? जी, ये तो एक स्पेकुलेशंस की बात हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट में इतना प्रिसाइजली कोई भी फोरकास्ट संभव नहीं होता है प्राइसिंग का। पर एक चीज़ तय है कि क्योंकि इसका बेस रेट काफ़ी लो है तो ऑब्वियसली जैसे 2,500-3 हज़ार से 4,000 या 5,000 तक रेट जा सकता है 3 से 5 साल के अंदर। बट जैसा कि इसने फिगर में दिखाया 25,000 और 30,000 वो कभी होगा उसके बारे में बताना वो स्पेकुलेशन ही है। तो और जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ का बिल्डर अभी जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है विथ फॉर लुकिंग इनटू द अफोर्डेबल सेगमेंट विथ बेसिक स्पेसिफिकेशंस, पर जैसे जैसे लोग आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एफ्लुएंट क्लास भी धीरे धीरे इस तरफ रुख करेगा और स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग भी इम्प्रूव होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा। तो जाहिर है ये सब बातों से प्राइस तो ऊपर ही जाने वाला है।